बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूरॉन्स की टाइप्स और नर्व इम्पल्स के मुतल्लिक है। लास्ट टाइम हमने जब बात ख़त्म की थी, हमने जब वो कहा था कि जो मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो न्यूरॉन्स है। ठीक है, वो न्यूरॉन्स है। तो अब हम न्यूरॉन्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर उनकी फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन्स टोटल 3 किस्म की हैं। उसमें जो सबसे पहली वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स है, दूसरी एसोसिएटेड न्यूरॉन्स है और तीसरी मोटर न्यूरॉन्स है। हम वन बाय वन जो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स की। इनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं क्योंकि ये मैसेज लेके जा रही हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब बात हो रही थी, ये मैसेज लेके जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब। जो दूसरी न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हैं, इनकी जानिब मैसेज आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन्स से और ये आगे उसका सोल्यूशन निकाल के दे रही है मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स मैसेज को लेके जा रही हैं अवे फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उनको हम इफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनके अगर हम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सेंसरी न्यूरॉन है उनके लॉन्ग डेंड्रॉन्स हैं क्योंकि इसमें सेल बॉडी डॉर्सल रूट गैंग्लिया बनाते हैं जो कि नियर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो सेंसरी ऑर्गन से लॉन्ग डेंड्रॉन के जरिए डॉर्सल रूट गैंग्लिया तक मैसेज आता है। वहां से डॉर्सल रूट गैंग्लिया से स्मॉल एक्सॉन के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज जाना है। तो इनकी जो डेंड्रॉन है उनकी लेंथ ज्यादा है और एक्सॉन की लेंथ जो है वो छोटी है सेंसरी न्यूरॉन की। डेंड्रॉन जो है वो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक जो सोमा है इसके वो भी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम गैंग्लिया बना रहे हैं और जो एक्सॉन है उसका हाफ आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और हाफ विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये कैरी कर रही है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एसोसिएटेड न्यूरॉन ये शॉर्ट डेंड्रॉन शॉर्ट एक्सॉन पर मुश्तमिल है और ये विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसकी एक्सॉन भी, डेंड्रॉन भी, इसकी सेल बॉडी भी, और इनका काम इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करना है। और उसके बाद तीसरी जो हमारे पास है दैट इज दी इफरेंट न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स। और जो मोटर न्यूरॉन्स है उनकी शॉर्ट डेंड्रॉन है, लॉन्ग एक्सॉन है। और उस हवाले से अगर हम देखें तो ये डेंड्रॉन इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अंदर है, सोमा इसकी जो है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है और इनके जो डेंड्रॉन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, सोमा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, एक्सॉन इसके अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लाई कर रहे हैं आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या कर रही है? कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। ये मोटर न्यूरॉन्स का जो है वो काम है। ये तीनों तरह की न्यूरॉन्स दिखाई गई हैं और एक टिपिकल न्यूरॉन भी जो है वो दिखाई गई है। तो आप इसमें देख लें कि डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, सेल बॉडी और उससे फिर एक्सॉन, ये एक्सोनल टर्मिनल ये जाके दूसरी डेंड्रॉन पर जाके लाई करेंगे। ठीक है, ये ब्रेन सेल के अंदर दिखाया गया, ब्रेन के अंदर दिखाया गया एक टिपिकल न्यूरॉन जो इतनी ज्यादा ब्रांचिंग पर भी मुश्तमिल हो सकती है। मेन जो क्वेश्चन अराइज होते हैं ज्यादातर वो यहाँ से देख लें कि मोटर न्यूरॉन्स के अंदर जो है एक्सॉन की लेंथ ज्यादा है और सेंसरी न्यूरॉन के अंदर ये देख लें डेंड्रॉन की लेंथ ज्यादा है। ये मेन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस, इसके अक्सर जो है वो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन अराइज होता है। जो पाथवे है इंपल्स का दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले मैसेज स्टिमुलस की सूरत में रिसेप्टर्स को मिलता है। रिसेप्टर्स ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ये सेल हो सकते हैं रिसेप्टर्स, ये नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो लॉन्ग डेंड्रॉन के जरिए सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी को मैसेज जाएगा और सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी से ये आगे जो है वो उसकी एक्सॉन को जाएगा। इट्स मीन दैट के जो रिसेप्टर हैं वहां से सेंसरी न्यूरॉन्स
ये मैसेज लेके जा रही हैं किधर, टुवर्ड्स द इंटरन्यूरॉन। कैसे कि रिसेप्टर साइड से पहले सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्रॉन, वहां से सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, वहां से एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन की एक्सॉन से ये जाएंगी टू डेंड्रॉन ऑफ इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन की डेंड्रॉन से इंटरन्यूरॉन की सेल बॉडी पर, और इंटरन्यूरॉन की सेल बॉडी से इंटरन्यूरॉन की शॉर्ट एक्सॉन पर। इसकी जो शॉर्ट एक्सॉन है इंटरन्यूरॉन की, वो इस मैसेज को कन्वे करेंगी टू शॉर्ट डेंड्रॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन, वहां से मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी, वहां से मोटर न्यूरॉन की एक्सॉन, और मोटर न्यूरॉन की जो एक्सॉन है ये जाके जो है वो इफेक्टर्स के ऊपर इफेक्ट करेगी और उस नर्वस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के जरिए मैसेज इंटर न्यूरॉन को जाएगा और इंटर से मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर्स को जाएगा। ठीक है, ये पाथवे है, ये आर्क है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये हाफ सर्कल कह लें, ये आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क। कोई भी रिफ्लेक्स है उसका जो है जवाब, उसका जो पाथवे है वो इस सूरत में होता है फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर्स। अब देखें, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। रिफ्लेक्स एक्शन जो है एक ऐसे एक्शन को कहेंगे जिसका सडन रिस्पांस देना है, फौरी रिस्पांस देना है, जिसमें ब्रेन ने जो है उसकी कंक्लूजन नहीं निकालनी, बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मौजूद स्पाइनल कॉर्ड है वही कंक्लूड करके आंसर कर देगा। अब देखें, सपोज कोई नुकीली चीज हाथ को लगी, जो पेन रिसेप्टर्स थे उन्होंने फौरन मैसेज को डिटेक्ट किया नोसिसेप्टर्स ने, और ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए गया इधर टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन उससे पहले वही डॉर्सल रूट गैंग्लिया तक गया, वहां से जो है वो क्या है डॉर्सल रूट्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड के जो है वो ग्रे मैटर में गया, उसने इसका कंक्लूजन निकाला। फौरन उसने इसका कंक्लूजन निकाल के वो बता दिया मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने वो मैसेज दिया जाके किसको, इफेक्टर्स को, और इफेक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्शन शो करते हुए फौरन फ्लेक्सर्स को क्या किया, वो एक्टिवेट कर दिया, फ्लेक्सर्स ने, बाजू जो है वो मुड़ गए और उस तरह से जो है वो हाथ पीछे हट गया। लेकिन ये जो एक पूरा पाथवे है, क्या इसका ब्रेन को नहीं पता? ब्रेन को भी पता है, क्योंकि एसोसिएटेड न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वो फौरन इस मैसेज को ब्रेन को बता देंगी, ठीक है, कि ये काम कर दिया है। लेकिन ये पहले काम करके उसका रिस्पॉन्ड करवा के फिर ब्रेन को मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। दे कैरी सिग्नल टू द ब्रेन इन्फॉर्मिंग डेंजर, बता रही है ब्रेन को कि ये मसला था और इसका ये कंक्लूजन कर दिया, ठीक है, ताकि फिर ब्रेन बाद में अपनी सेंसेशन को यूज करते हुए दोबारा हाथ उस चीज के ऊपर लगने ना दे, उस गर्म चीज के ऊपर ना लगने दे। तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस आर्क के अंदर नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन के आर्क में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एसोसिएटेड न्यूरॉन है ब्रेन की जो कि रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनको जो है वो ये सिग्नल जरूर मिल जाता है कि ये काम हुआ है, ताकि उनको जो है वो आफ्टरवर्ड आइडिया रहे और वो दोबारा उस काम को वो रिपीट ना होने दे। ठीक हो गया? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एसोसिएटेड न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स में ये इन्वॉल्व नहीं है, रिफ्लेक्स में ये इन्वॉल्व नहीं है। दे रिसीव सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, इनको सिग्नल मिल जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन की जानब सिग्नल को कैरी करता है ये बताने के लिए कि ये डेंजर था, ये प्रॉब्लम थी। मतलब हम अचानक से रोशनी पड़ेगी, आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन जब तक हमें फील नहीं होगा कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है, हम दोबारा आंखें खोलेंगे भी नहीं। तो वो दोबारा आंखें क्यों नहीं खोली, वो हमारे ब्रेन ने हमें बताया। ब्रेन को कैसे पता चला कि जो भी रिफ्लेक्स एक्शन किया गया था उसका फौरन ब्रेन को बता दिया गया कि ये डेंजर है, उसके खिलाफ ये रिस्पॉन्स शो कर दिया है, अब आइंदा एहतियात रहे, और आइंदा फिर वो ब्रेन उस रिस्पॉन्स को, उस काम को रिपीट नहीं होने देगा। नेक्स्ट वन इज द नर्व इंपल्स। ठीक है, नर्व इंपल्स क्या है, कैसे चलती है, न्यूरॉन के ऊपर ट्रेवल कैसे करती है इंपल्स। सबसे पहले तो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है और जो मसल्स की मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन्स और मसल्स ऐसे सेल्स हैं जो एक्साइटेबल है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आ सकती हैं और ट्रेवल भी हो सकती हैं, ठीक है, ये एक्साइटेड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नर्व सेल्स की भी और मसल सेल्स की भी, हमारा फोकस यहाँ पर नर्व सेल के ऊपर होगा।
कि जो नर्व सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की जो एक वेव है वो ट्रेवल कर सकती है। दैट वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस इज टर्म्ड एज नर्व इंपल्स। उसको हम क्या नाम देते हैं? नर्व इंपल्स का नाम देते हैं। ये बेसिकली अक्रॉस द मेम्ब्रेन आयंस की चार्जेस की मूवमेंट है। 100 मीटर पर सेकंड से 120 मीटर पर सेकंड तक जब स्पीड होती है इंपल्स की, और ये क्यों है? दैट इज ड्यू टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल? मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कि आप सपोज एक न्यूरॉन के अंदर और उसके बाहर, ये एक न्यूरॉन है, आप उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड रख दें और एक उसके बाहर इलेक्ट्रोड रख दें, और दोनों को वोल्ट मीटर से देखें कि क्या रीडिंग आ रही है। तो जो उस वोल्ट मीटर के ऊपर डिफ्लेक्शन आएगी, जो रीडिंग आएगी, वो ये इंडिकेट कर रही है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन चार्जेस का इतना डिफरेंस है। दैट डिफरेंस ऑफ चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसको हम क्या नाम देते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त जब न्यूरॉन के अंदर इंपल्स ट्रेवल नहीं कर रही, उस वक्त और होती है। जस्ट वेट करें 1 मिनट। बात हो रही थी कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग स्टेट है, जब इंपल्स ट्रेवल नहीं कर रही, तो उस वक्त इसकी वैल्यू और है। उस वक्त ये -70 मिली वोल्ट है, ठीक है, जो इनसाइड है मेम्ब्रेन की, दैट इज मोर नेगेटिवली चार्ज। और जब ये ट्रेवलिंग स्टेट में है, एक्शन पोटेंशियल उस वक्त ये जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू +50 है। तब जो है वो बाहर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उनके इन्फ्लेक्स होने से मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस है वो चले जाते हैं। हम उसको भी डिस्कस करते हैं आगे। पहले हम बात करेंगे कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये कैसे डेवलप होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे डेवलप होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का सबब बनते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो फैक्टर्स है उनमें सबसे बड़ा फैक्टर वो है एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, उनके एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उनका डिफ्यूजन पोटेंशियल भी, ठीक है। जो सोडियम है दैट आर 10 टाइम मोर आउटसाइड एज कंपेयर टू इनसाइड, ठीक है। बाहर उनकी जो तादाद है वो 10 गुना ज्यादा है अंदर की निस्बत, मेम्ब्रेन के बाहर। और हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, एक न्यूरॉन। जो पोटाशियम है वो पोटाशियम न्यूरॉन के अंदर ज्यादा है बाहर की निस्बत, दैट आर 20-fold मोर इनसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड। मतलब मैं कहूं अगर सपोज के न्यूरॉन के अंदर 10 सोडियम है तो बाहर 100 होंगे, और अगर मैं कहूं न्यूरॉन के बाहर 1 पोटाशियम है तो अंदर 20 होंगे। अब इसके बावजूद के अंदर पोटाशियम की तादाद जो है वो 20 है, लेकिन बाहर चूंकि सिर्फ वो 1 थी तो अंदर 20 गुना ज्यादा पोटाशियम है। इस तरह से सोडियम बाहर अगर जो है वो 100 है और अंदर 10 है तो वो बाहर 10 गुना ज्यादा है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो बाहर सोडियम आयन की वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। और इसको ज्यादा रखने के लिए, क्योंकि आप देखें बाहर सोडियम ज्यादा है ना, तो डेफिनेटली दे विल डिफ्यूज इनटू द सेल, वो अंदर की जानब डिफ्यूज होंगे, एक डिफ्यूजन पोटेंशियल डेवलप होगा वहां पर। तो जब वो अंदर डिफ्यूज होंगे तो उनकी डिफ्यूजन को कंपनसेट करने के लिए पहले नंबर पर तो सोडियम की डिफ्यूजन परमिएबिलिटी का डिफरेंस आ जाता है। सोडियम की परमिएबिलिटी बहुत ही लेस है, ये बहुत ही लेस डिफ्यूज होते हैं इनसाइड, उसकी निस्बत पोटाशियम बहुत ज्यादा डिफ्यूज होते हैं आउटसाइड। लेकिन साथ ही मजीद सोडियम की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखने के लिए मेम्ब्रेन में सोडियम पोटाशियम पंप मौजूद है। ये सोडियम पोटाशियम पंप क्या करते हैं कि न्यूरॉन के अंदर से 3 सोडियम उनको एटीपी को हाइड्रोलाइज करके फोर्स लगवा के उनको पंप आउट कर दिया जाता है। 3 सोडियम बाहर आते हैं, तो साथ ही क्या होता है उसी पंप के जरिए
2 पोटाशियम बाहर से अंदर पंप होते हैं। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज, अब 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर आए हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर चले गए हैं, तो इस पंप की वजह से 1 पॉजिटिव चार्ज तो बाहर बढ़ गया ना। तो ये पंप जितना ज्यादा काम कर रहा होगा, इसका मतलब है बाहर पॉजिटिव चार्ज उतना बढ़ता जाएगा। तो जब बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो अंदर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होती जाएगी। इसका मतलब है सोडियम पोटेशियम पंप दैट कॉज द नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड द सेल। सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से सेल के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो गया हुआ। सेल के अंदर के सरफेस की जानब प्रोटीन्स भी मौजूद है, बहुत ज्यादा एनाइंस भी मौजूद है, वो भी नेगेटिव चार्जेस डेवलप करते हैं। इट्स मीन आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव एंड इनसाइड इज मोर नेगेटिव। ना सिर्फ ये, बल्कि अंदर से जो पोटाशियम है वो डिफ्यूज आउट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर है सरफेस वो मजीद पॉजिटिव चार्ज होता जाता है। तो इस वजह से बाहर वाली जो सरफेस है वो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर वाला जो है वो सरफेस नेगेटिव चार्ज है। इस लेवल पे अगर हम इलेक्ट्रोड्स रख के मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो देखेंगे, दैट शुड बी -70 मिलीवोल्ट। अंदर वाला सरफेस ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है बाहर की निस्बत, और ये वो स्टेट है जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट पे है, जब मेम्ब्रेन में इंपल्स ट्रेवल नहीं कर रही। अब जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, ये दिखाया गया कि किस तरह से सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम कर रहा है। 3 सोडियम जो है वो बाहर मूव हो रहे हैं, ठीक है, और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर मूव हो रहे हैं, पंप हो रहे हैं ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एटीपी, ठीक है। और ये इसमें इनसाइड न्यूरॉन और आउटसाइड न्यूरॉन, ये आयंस का जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप किया जा रहा है। अब होता क्या, जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, वो स्टिमुलस मिनिमम इतना हो कि वो इंपल्स जनरेट कर सकता है। दैट टाइप ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई मिलता है, तो इसकी वजह से वो जो मेम्ब्रेन एक पोलराइज्ड स्टेट पे हुई थी, इनसाइड मोर नेगेटिव आउटसाइड मोर पॉजिटिव, दैट विल बी डीपोलराइज्ड। डीपोलराइजेशन हो गया, और डीपोलराइजेशन के नतीजे में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगी, और उसके बाद फिर रीपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और रीपोलराइजेशन के नतीजे में, ठीक है, यहाँ पर बाहर फिर दोबारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इवन हाइपर पोलराइजेशन तक भी बात चली जाएगी, और फिर वो जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप्स को एक्टिवेट करके ये आयंस की कंसंट्रेशन को फिर मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं काम होगा कैसे इंपल्स का। सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स और सोडियम पोटेशियम पंप, ये सारे काम कर रहे हैं इंपल्स में। ये काम कैसे होगा, जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा, जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस मिलते साथ ही जो गेट्स हैं, गेट्स, सोडियम गेट, दैट विल ओपन। मेम्ब्रेन में सिर्फ पंप नहीं है, ये देखें, ये तो पंप लगा हुआ था ना एक, जैसे ये देखें, ये सोडियम पोटेशियम पंप का ये सोडियम पोटेशियम पंप, लेकिन ये क्या है, दीज आर दी सोडियम गेट्स। ये जो है वो हमारे पास सिंपल पोटेशियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स, डिफ्यूजन चैनल्स हैं, ये गेट्स है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा, उस स्टिमुलस के मिलने के नतीजे में, ठीक है, स्टिमुलस के मिलने के नतीजे में सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे, सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे। जब सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, वो जो पोलराइज्ड स्टेट थी मेम्ब्रेन की, दैट विल डीपोलराइज। बाहर से पॉजिटिव चार्जेस अंदर मूव कर जाएंगे, ठीक है। जैसे स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस के नतीजे में क्या होना है, स्टिमुलस के नतीजे में डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ये डीपोलराइजेशन क्यों है, this depolarization is due to influx of sodium
ये सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से, ठीक है। आफ्टर डीपोलराइजेशन जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल अटेन होगी, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल जी। विद इन मिली सेकेंड चेंजेस आ रही हैं। फौरन क्या होगा, इसके फौरन साथ ही इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम जो है वो क्या करेंगे, पोटाशियम दैट विल मूव आउट, और पोटाशियम के आउट मूव होने से क्या होगा, दैट पोलैरिटी अगेन डेवलप, दैट इज द रीपोलराइजेशन। और ये पोलैरिटी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी कि ये वो नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर ज्यादा, पोलैरिटी बहुत ज्यादा होगी, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये रीपोलराइजेशन हुई, पोटाशियम आयन बाहर आते गए, इवन हाइपर पोलराइजेशन होगी, बहुत ज्यादा पोटाशियम आयन बाहर आ गए। अब बाहर पोटाशियम है, अंदर सोडियम है। नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो ऐसे नहीं है, वहां पर तो बाहर सोडियम अंदर पोटाशियम ज्यादा है। लिहाजा अब अगला काम क्या होना है, दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में सोडियम पोटाशियम पंप काम करेंगे। पहले सिंपल ग्रेडियंट के तहत जो वो क्या होगा, so potassium will move in and sodium will move out। इवन साथ में फिर पंप्स चलाते हुए ज्यादा सोडियम को बाहर और पोटाशियम को अंदर मेंटेन किया जाएगा। दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगेन वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाएगी। इनके स्टेप्स क्या हुए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की सूरत में पहले डीपोलराइजेशन हुई। डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम and that results the action potential. Then repolarization occur due to efflux of potassium, और efflux of potassium की वजह से repolarization होती गई। और अगर polarity बहुत ज्यादा हो गई है, that leads to hyperpolarization। तो खैर repolarization है या hyperpolarization है, इसकी रिकवरी जरूरी है। रिकवरी क्या है, एडजस्टमेंट के वो जो पोटाशियम बाहर है उनको ज्यादा अंदर किया जाए, और जो सोडियम ज्यादा बाहर अंदर है उनको बाहर किया जाए। तो फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड चलेगा, रीस्टोरिंग होगी, और रीस्टोरिंग होने से दोबारा से जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। ये आपके पास आपकी बुक में ग्राफ था, और उस ग्राफ में ये पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स, पॉइंट 1 इंडिकेट्स दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। फिर पॉइंट 2 that is depolarization, that is due to threshold stimulus। यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, डीपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गया। फिर क्या है, वहां पर आगे इफ्लक्स जो है वो पोटाशियम का हुआ, और उसके नतीजे में रीपोलराइजेशन हुई, और फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड है, और अगेन जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाए। अब एक न्यूरॉन के ऊपर ये रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करती जाएगी, ठीक है। लोकलाइज्ड, लोकल स्टेट के ऊपर जो है वो इसका एक्साइटेशन करते हुए कि हर जो है वो आइन अगले आइन को एक्साइट करता हुआ ये प्रॉपर जो है वो इंपल्स ट्रेवल होती जाएगी। एक न्यूरॉन के ऊपर तो ट्रेवलिंग हो गई, लेकिन ये ट्रेवलिंग जो है ये चलती रहेगी टिल द सेकंड न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भी ये जाएगी इंपल्स, दूसरी से तीसरी को भी जाएगी ये इंपल्स। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन कैसे जाएगी, उसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या मैकेनिज्म है, दैट इज द फॉर्म ऑफ साइनेप्स। तो साइनेप्स की सूरत में है। साइनेप्स क्या है, बेसिकली एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के साथ डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। इनके ये जो कनेक्शंस हैं दैट इज थ्रू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये गैप्स के थ्रू है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू है, ठीक है। साइनेप्स हर वो पॉइंट है जहां पर दो या दो से ज्यादा न्यूरॉन्स आपस में मिल रही हैं। एक न्यूरॉन की एक्सॉन दूसरी न्यूरॉन की डेंड्रॉन के साथ मिल रही है। एक्शन पोटेंशियल जंप नहीं कर सकता फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, लिहाजा क्या होगा, दैट एक्शन पोटेंशियल
will be converted into production of chemicals, and these chemicals are released to next cell, and on next cell these chemicals initiate the action potential. तो इसका मतलब ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं ट्रांजिशन स्टेट में, जो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को लेके जाने का सबब बन रहे हैं इसका इम्पल्स का, तो इन इन केमिकल्स को हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन केमिकल्स को हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। मुख्तलिफ तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन है सबसे मेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और मसल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन है, फिर एड्रीनालिन है, नॉर एड्रीनालिन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है। These are different kind of neurotransmitters mostly that are produced in within the central nervous system, लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एसिटाइलकोलिन है। साइनैप्स पे क्या होता है? पहले नंबर पर तो हम बात करेंगे इस साइनैप्स की स्ट्रक्चर की। यहां पर भी दो न्यूरॉन्स आपस में मिल रही हैं। एक न्यूरॉन का जो एक्सोनल टर्मिनल है, ये एक न्यूरॉन है ना, उसके ये एक्सॉन का टर्मिनल है, एक्सोनल टर्मिनल, ये दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट के ऊपर लाई करता है। अब ये जो एक्सोनल टर्मिनल है ना, ये एंड पे जाके एक नोब की तरह एक स्वेलोड पोर्शन जो है वो बनाएगा। दैट नोब इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक नोब। और इस साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स भी बनेंगे, और यहां पर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की प्रेजेंस भी होगी। ये जो साइनेप्टिक नोब है, इसकी जो मेम्ब्रेन है दैट विल बी कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये लिंक में होगी विद द नेक्स्ट वन, और जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन होगी दैट विल बी टर्म्ड एज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक गैप या साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहां याद रखिएगा कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से वेसिकल्स रिलीज हो रहे होंगे, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे। इन वेसिकल्स के थ्रू जो केमिकल्स निकलने हैं, उन केमिकल्स को ये रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे। अब हम थ्योरी में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो नर्व इंपल्स है वो एक्सोनल टर्मिनल पे आएगी, प्री साइनेप्टिक नोब पे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। यहां से क्या होगी जी, यहां पर जो इसके अंदर बन रहे थे साइनेप्टिक वेसिकल्स एक्सोनल टर्मिनल में जो मौजूद थे, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स और कुछ नहीं है बल्कि केमिकल मैसेंजर कंटेनिंग गोल्जी apparatus से राइज हुए हुए वेसिकल्स हैं। ये वेसिकल्स जो है वो क्या करेंगे, साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे, और वहां पर जो है वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये खारिज होंगे एक्सोसाइटोसिस के जरिए प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, साइनेप्टिक वेसिकल्स के थ्रू। ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए हैं, these neurotransmitter will bind the receptors of the next one। जो next post synaptic membrane है उसके ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड करेंगे, और बाइंड करके ये क्या करेंगे, that will initiate या rebuild the impulse in the next neuron। ये उसके अंदर न्यूरॉन दोबारा वो इम्पल्स जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। अब ये डायग्राम में देख लें, ये इम्पल्स ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, ये इम्पल्स ट्रेवल कर रही थी, और ट्रेवल करते हुए, ठीक है, ये इम्पल्स ट्रेवल करते हुए, ये देखें यहां पर ये इम्पल्स ट्रेवल कर रही है एक्सोनल टर्मिनल तक आ गई। यहां पर अब क्या होगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स दैट कंटेन द न्यूरोट्रांसमीटर्स उनकी रिलीज होगी। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या करेंगे, ये देखें यहां पर एक्सोसाइटोसिस के जरिए, एक्सोसाइटोसिस के जरिए, ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को इस साइनेप्टिक गैप में, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में खारिज किए जा रहे हैं। अब इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो आएंगे, तो इसमें मौजूद जो फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो अगली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये जो लगे हुए रिसेप्टर्स हैं
इन रिसेप्टर्स के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेंगे और बाइंड करके ये क्या करेंगे, दैट विल इनिशिएट द इंपल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन इंपल्स की जो मुंतकिली है दैट इज थ्रू केमिकल मैसेंजर्स, वो केमिकल मैसेंजर्स। इसलिए हम ओवरऑल तो एक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस तो कहते थे, लेकिन न्यूरॉन से न्यूरॉन कम्युनिकेशन, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन कम्युनिकेशन, दैट कम्युनिकेशन इज नॉट इलेक्ट्रिकल, दैट इज द केमिकल। ठीक हो गया। तो एक न्यूरॉन के ऊपर इंपल्स ट्रेवल करती है, अगर नोड्स मौजूद है, नोड्स ऑफ एनीवेयर है, तो नोड टू नोड ट्रेवल करती है, जंप करती है। जंप करते हुए एक न्यूरॉन के टर्मिनल पर जब पहुंचेगी तो उस टर्मिनल से ये अगली न्यूरॉन को जब वो मुंतकिल होनी है तो ये न्यूरॉन अगली न्यूरॉन के साथ जो है वो क्या बनाएगी, सिनेप्टिक गैप और सिनेप्टिक क्लेफ्ट बनाएगी। एक जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट बना के ये उसके थ्रू ये क्या करेगी, स्पेस के अंदर छोड़ देगी न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, अटैच होके ये एक्टिवेट कर देंगे, इनिशिएट कर देंगे इंपल्स को इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन में इंपल्स जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज अबाउट द साइनैप्स एंड नर्व इंपल्स। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे वो पूछ सकते हैं।